चलो अपना बिना नाम बताए अपने बारे में ऐसा बताइए जिससे आपका इंटरव्यू आगे बढ़े। जी सर, I am from Gwalior, district of Madhya Pradesh, and I have done my schooling from Government Model Higher Secondary School of Dabra, and I am graduated from Jibaji University of Bhopal. I have done my computer diploma from Makhanlal University of Bhopal, and I have done my DLED from DITE Gwalior. I am creative and enthusiastic person, and in my hobbies as a teacher and playing chess and connecting with different field people to get their experiential knowledge. That is all about me. आपने बताया होम डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, जी सर। बताइए ग्वालियर के बारे में, अबाउट दिस ग्वालियर जी। एंड नॉलेज। जी सर, ग्वालियर शहर का जो नाम है वो ग्वालियापा ऋषि के नाम पर जो है रखा गया था। साथ ही वर्तमान में यहाँ पर जो प्रसिद्धि का एक मूल कारण है वो भारत के मूल किलों में जिब्राल्टर कहा जाने वाला ग्वालियर का किला है, और उसमें भी सबसे प्रसिद्धि का जो मानसिंह महल है, जिसमें नीली, पीली और हरी चमकदार टाइल्सों के माध्यम से उसको आकर्षण का केंद्र माना गया है। साथ ही साथ ग्वालियर का आकार जीरो के समान है, और ऐसा भी बोला जाता है कि जीरो का अभिलेख ग्वालियर के किले में मौजूद है। यदि हम यहाँ पर कहें कि जो सिक्कों के 5वें गुरु को जो बंदी बनाकर रखा गया था, तो उनकी याद में वहाँ पर दाताबंदी छोड़, उनका नाम क्या? उनका नाम जो है गुरु गुरु सर मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा है। गुरु ठीक, 5वें गुरु थे सर, मुझे इतना ध्यान। चलो ये बताइए ग्वालियर का क्या योगदान है? जी सर। ये बताइए कि ग्वालियर का है ना शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है एज ए एमपी के तौर पर? सर, मध्य प्रदेश के तौर पर यदि हम देखेंगे तो ग्वालियर एक जो केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान स्थितियों में देखा जाए तो यहाँ पर मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सभी के छात्र काफ़ी बड़ी मात्रा में पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल जो कॉलेज है विशेष रूप से ग्वालियर में मौजूद है, और एशिया का सबसे बड़ा खेल जो विद्यालय है वो भी हमारे ग्वालियर में ही मौजूद है। साथ ही साथ यदि विद्या के क्षेत्र में सिंधिया स्कूल, जहाँ पर बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों के द्वारा शिक्षा अर्जित की गई है, वो भी ग्वालियर में ही मौजूद है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली स्तर पर इस तरीके से अपना योगदान दे रहा है। साथ ही साथ यदि विश्वविद्यालय स्तर पर देखा जाए तो इसके द्वारा जीवाजी यूनिवर्सिटी, ITM यूनिवर्सिटी और काफ़ी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का भी योगदान मध्य प्रदेश में दिया गया है। तो आपने एज ए शिक्षा को क्यों चुना? और कोई माध्यम होता आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जैसे स्पोर्ट्स भी हो गया, शिक्षा को छोड़ के और भी अदर्स फील्ड भी हो गए, आपसे ऐसा क्या देखा? ये एज ए मुझे 2 या 3 बताइए, जैसे कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। शिक्षा के लिए मैं सबसे पहला आकर्षण का जो मैं बिंदु मानूंगा वो मेरे गुरु रहे ओम प्रकाश दीक्षित सर, क्योंकि DLED में मेरा उनसे संपर्क हुआ। उनसे मैं काफ़ी अत्यधिक प्रभावित हुआ उनके पढ़ाने की शैली से। साथ ही साथ उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था उससे मुझे ऐसा अनुभव हुआ, यदि हम किसी अन्य क्षेत्र में जॉब करते हैं तो सिर्फ अपना जीवन संवार सकते हैं, लेकिन यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में यदि जॉब करते हैं, उसे ही अपना प्रोफेशन मानते हैं, तो हम अपने साथ साथ काफ़ी अन्य विद्यार्थियों का, काफ़ी अन्य व्यक्तियों का भी सहयोग कर सकते हैं। और दूसरे बात यदि मुझे जिसमें लगी है कि सबसे बहुत ही सिग्निफिकेंट वे यदि हम कहेंगे देश को सर्व करने के लिए, तो मुझे शिक्षा काफ़ी अच्छा माध्यम लगा। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण कारण कि मुझे पढ़ाना पसंद है, एज माई हॉबी टीचिंग मुझे काफ़ी अत्यधिक पसंद है। उसका रीज़न कि मैं छोटे बच्चों के साथ काफ़ी अट्रैक्शन और घुला हुआ महसूस करता हूँ। साथ ही साथ मुझे अपडेटेड रहना, जो नवीन जानकारियाँ हैं जो हमारी न्यू जनरेशन को रिक्वायरमेंट है, उन सब चीज़ों से मैं परिचित रहना अपने आप में थोड़ा क्रिएटिव और उत्सुक महसूस करता हूँ। अभी आपने बताया आपकी टीचिंग हॉबी है, लेकिन आपने उसको दूसरे स्थान पर रखा, पहले आपने चेस कहा, ऐसा क्यों? आपने प्रायोरिटी तो चेस को दे रखा है। बताइए बच्चों को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे आप चेस के द्वारा कि बच्चों को सिखाया जाए और बहुत बेहतर किया जाए? चेस के माध्यम से यदि हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहें तो सबसे पहला यदि हम प्राथमिक स्तर पर सिखाना चाहेंगे तो उनको जिस तरीके से हम क्लास में वर्गों को गिनते हैं, उस तरीके से हम बच्चों को ये वर्ग गिनवा कर दिखा सकते हैं कितने वर्ग इस चौकोर पर मौजूद हैं। इस तरीके से उनको गिनती समझ में आएगी। साथ ही साथ 1 2 3 1 1 2 2 3 कदम जिस तरीके से हमारे प्यादे उसमें चलते हैं, उस माध्यम से हम उनको चला करके सिखा सकते हैं किस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ चेस बोर्ड पर A से लेकर के GHI तक जो गिनती ABCD के लेटर मौजूद रहते हैं, उनका भी ज्ञान जो है करवाया जा सकता है। साथ ही साथ शतरंज के माध्यम से जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लगती है वो ये है
कि जीवन में जब तक हमारा जीवन है वो समाप्त ना हो जाए तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए। ऐसा भाव जो है शतरंज में प्रदर्शित होता है। अंत तक यदि राजा नहीं मरता तब तक पूरा गेम चलता है। ऐसा भाव मुझे शतरंज से प्रतीत होता है। तो जीवन को एक अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए शतरंज के माध्यम से हम काफ़ी मोटिवेशन बच्चों को दे सकते हैं। आपको चेस में ऐसा नहीं लगता कि राजा को बचाते हुए अन्य प्यादे अपनी जान जोखिम में डालें? तो ऐसा आपको गलत नहीं लगता है कि भाई जो बड़ा है, चलो छोड़ो चेस छोड़ो, आप बड़े स्तर पर भी सोचो, जैसे कोई राजा या कोई पॉलिटिशियन और एक आम आदमी होती है, उनके बीच में एक बहुत बड़ा है ना, जैसे उनके चक्कर में उनका ज़्यादा लॉस हो रहा जी है। सर। आपको क्या लगता है? आप कोई मत बताइए कि इससे अच्छा हो तो अ, आम आदमी को परेशानी ना हो। इसके माध्यम से मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि यदि हमारे घर की दीवारें हैं तो उसकी सुरक्षा हमको खुद को ही करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे बाहर का व्यक्ति आकर के हमारे घर की सुरक्षा करेगा। इसी तरीके से यदि हम देश की बात करना चाहें, यदि हम अपने राजा को पहले ही गवा बैठेंगे तो दूसरा देश आसानी से अपना राजा स्थापित कर पाएगा। तो इसीलिए अपनी सुरक्षा करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि पदानुसार, शक्ति अनुसार, कौशल के अनुसार, योग्यता के अनुसार जो व्यक्ति निम्न श्रेणी पर है उसको पहले अपना बलिदान अपनी स्वयं की इच्छा से देना चाहिए। मेरा इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं इच्छा से देना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने घर के जो मुखिया है उसको ही पहले ही सौंप देंगे तो हम स्वतः उनके कब्जे में आ जाएंगे। तो मेरा ये ऐसा गेम के माध्यम से देखूं तो इसमें कुछ ज़्यादा गलत नहीं है। भावनात्मक रूप से यदि हम देखेंगे तो थोड़ा सा ठेस पहुंचेगी, लेकिन वास्तविकता में देखेंगे तो ये ग्राउंड लेवल पर यही होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, आपने इसके बारे में बताइए। शतरंज के बारे में बताया, तो जैसे शतरंज है, जी सर। अपन शतरंज का नाम लेते हैं तो ऐसी कौन सी शख्सियत है अपने भारत में जो शतरंज का नाम आए तो उसका व्यक्ति का नाम आता है साथ? अभी वर्तमान में यदि हम देखेंगे तो हमारे जो है एक अंडर 18 में देखेंगे तो विश्वानंदा का नाम सुना होगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर रह चुके जो 1992 में उनको गांधी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वर्तमान में उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 11 है और वर्तमान में चेस फेडरेशन, वर्ल्ड चेस फेडरेशन के उप सचिव के रूप में भी जो है मौजूद है। तो उनको मद्रास टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। उनका मूल नाम विश्वनाथ आनंद है। केवीएस के बारे में केवीएस के बारे में बताइए। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना वर्ष 1963 में केंद्रीय स्कूल जो केंद्र सरकार की रेजिमेंट्री थी उनकी कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो जाता है तो उनके बच्चों को शिक्षा में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उस समय रेजिमेंट में जो भी स्कूल मौजूद थे उनको सेंट्रल के अधीन करते हुए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। साथ ही साथ संविधान के 118 अनुच्छेद है उसके अनुसार हम किसी भी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसी हिसाब से वर्ष 1965 में केंद्रीय विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करवाया गया और प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को जो केंद्रीय विद्यालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ इसके जो मूल मोटो है वो हम कहेंगे कि एक सूर्यदेव के माध्यम से, जो सूर्यदेव हैं वो ज्ञान पर चढ़े हुए अंधेरे को हटाने के लिए जो है उत्साहित करने की बात की गई है इसके मोटो के माध्यम से। इस तरीके से मैं केंद्रीय विद्यालय एक भारत में सबसे स्कूली शिक्षा में सबसे अग्रणी उच्चतम स्थान पर मौजूद एक संस्था है। आपका स्टेट गवर्नमेंट में जी सर। वहाँ की शिक्षा प्रणाली काफ़ी अच्छी है। जी सर। आपने केंद्रीय विद्यालय की क्यों चुना बताइए? सर, केंद्रीय विद्यालय में जो विविधता देखने को मिलती है भारतीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मुझे राज्य की विद्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाती। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक कहना चाहूँगा कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में वर्किंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है, एक सिंसियरिटी, एक लेवल ऑफ जॉब हम कहेंगे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय स्कूली शिक्षा में सबसे उच्चतम स्थान पर मौजूद है। इसका वर्क फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो कि मुझे अट्रैक्ट करता है इसमें जॉब करने के लिए। और इसके जो विदेशी विद्यालय भी हैं, 3 भारत से बाहर भी इसकी संस्थाएं मौजूद हैं। यदि मुझे उनमें ही पढ़ाने का मौका मिल सकता है तो केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से ही वह सब सीखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने केंद्रीय विद्यालय को प्राथमिकता। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं लोकली क्षेत्र में रहूँगा तो मैं कुछ ज़्यादा प्रदर्शित करूँ, बच्चों के सामने कुछ अच्छा बेहतर कर पाऊँ? ऐसे आप अगर केवीएस ज्वाइन करोगे आप तो आपको अलग स्टेट में भी जाना रहेगा। जी। मान लिया साउथ इंडिया में एज ए पब्लिक तौर पर ज्वाइनिंग होगा जी सर। तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी नहीं लगेगा? बच्चों को कम समझावे में थोड़ी आपको असुविधा होगी तो आपको उसको कैसे मैनेज करेंगे आप बताइए?
सर जैसा थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला में ये बात कही गई है कि बालक को सबसे पहले उसकी मातृभाषा में सिखाना है, दूसरा उसे हिंदी भाषी यदि क्षेत्र है तो उसको इंग्लिश में, और यदि नॉन हिंदी स्टेट है तो उसको हिंदी में सिखाना है, और थर्ड हमको इंग्लिश जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनमें कह सकते हैं कि कोई अदर इंटरनेशनल लैंग्वेज, और जो नॉन हिंदी स्टेट है उनमें इंग्लिश को पढ़ाना है। इस तरीके का जो कैटेगराइजेशन किया गया है उसके माध्यम से यदि मैं प्राथमिकता दूंगा उसके क्षेत्रीय भाषा को, जिसको यदि मैं नहीं समझ पाऊंगा तो इंग्लिश का यूज़ करूंगा प्रायोगिक स्तर पर, साथ ही साथ कुछ सांकेतिक शब्दावली का भी यूज़ करूंगा जिसके माध्यम से वो समझ सकें। यदि जैसे हंसना लिखा हुआ है तो मैं इस तरीके से स्माइल करके उनको बताऊंगा तो हो सकता है शायद उनके समझ में आ जाए। फिर भी यदि मैं इससे जो है निपटने में सक्षम ना हुआ तो मैं अपने सहयोगी साथियों का जो है सहयोग लूँगा, और बहुत ही जल्द मैं इन सब चीज़ों को सीख लूँगा, क्योंकि मेरी जो है बहुत लर्निंग पावर काफ़ी शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा सीख सकता हूँ, ऐसा मेरी कैपेसिटी है। शॉर्ट बताइए, शॉर्ट टर्म जी सर। क्या जरूरी है? जी सर। सर इन माई स्ट्रेंथ आई एम वेरी पेशेंटिव पर्सन एंड लव टुवर्ड्स चिल्ड्रन, एंड इन माई वीकनेस I am very foodie and emotional and sensitive person. And in my opportunities, one time I participated in National Balrang Mahotsav at national level, and in my threat, especially I participated in Sanskrit Gyan Pariksha, and I got first rank 3 times in block level in this. आपने बाल महोत्सव का जिक्र जी सर। बताइए, बालकों का योगदान। बालकों का योगदान कहा जाए, ये जो बालरंग महोत्सव है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। इसमें लगभग प्रतिवर्ष 20 से 25 राज्यों के बच्चे प्रतिवर्ष भागित होते हैं। लगभग 22 विधाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें बालक अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। प्रतिभाओं के साथ ही साथ जो है भिन्न भिन्न तरीके के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर सब कुछ चीज़ें देखने को वहाँ पर मिलती हैं। इस तरीके से बालरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह मध्य प्रदेश के स्कूल एजुकेशन, साथ ही साथ राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो भोपाल में मौजूद है वहाँ पर इसको आयोजित किया जाता है। जिस तरीके से राजकीय और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों का इसमें योगदान मौजूद रहता है। आपने उस महोत्सव से क्या सीखा? मैंने उस महोत्सव में विविधता के साथ किस तरीके से जी सकते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ मैंने किस तरीके से ट्रीट किया, साथ ही साथ लोगों के बीच में घुलना मिलना, विविधताओं को देखना, भारत को एक छोटे से क्षेत्र में समझना, और साथ ही साथ उनके राष्ट्रीय उनके कह सकते हैं कि क्षेत्रीय गीत, इस तरीके की प्रतियोगिताएं वहाँ पर आयोजित हो रही थी। उन सभी को देख करके मुझे अपने आप में कुछ ऐसा लगा कि उस समय मेरी एज काफ़ी कम थी, लेकिन मैंने उस समय इतना कुछ देखा नहीं था, तो वो अपने आप में बहुत पूर्ण लग रहा था। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। एक तरीके से मैं शब्दों में यदि बयां करूं तो बहुत कम क्षेत्र में बहुत कम समय में पूरे भारत को घूमने का मौका मुझे मिला। नई एमपी है, ये सच्चा है। जी सर। बताइए इसके बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्ष 2020 में जो लागू हुई है उसका मूल उद्देश्य है बालक को क्रिएटिविटी के माध्यम से सिखाना। बालक क्रिएटिविटी के माध्यम से सीखेगा तो चीज़ों को आसानी से अप्लाई कर पाएगा, खुद से करके सीखेगा तो अप्लाई कर पाएगा। इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मूल उद्देश्य जो है क्रिएटिविटी के माध्यम से सिखाना, करके सिखाना, अनुभव के माध्यम से सिखाना, इन सब बातों का पूर्ण रूप से जोर दिया जाता है। साथ ही साथ इसका क्लासिफिकेशन 5+3+3+4 के रूप में किया गया है, जिसमें यदि हम प्रारंभिक स्तर पर देखेंगे तो 2 वर्ष की बाल वाटिका रहेगी और 3 वर्ष के लिए 3 क्लासें मौजूद रहेंगी, जिसमें हमारी आंगनबाड़ी को भी ऐड किया गया है। प्राथमिक स्तर की जो 2 वर्ष रहेंगे उसमें उससे पहले 3 वर्ष की जो बाल वाटिका रहेगी उसके अंतर्गत निपुण और एफएलएन को भी एड ऑन किया गया है। एफएलएन के अंतर्गत यदि हम देखेंगे फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसमें बच्चा अभी हम वर्तमान में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि बालक पहली और दूसरी क्लास में आने के बाद भी कई बालक बुक नहीं पढ़ पाते हैं, कई सारी छोटे छोटे ऐड मल्टीप्लाई इनको भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो एफएलएन के माध्यम से हम इस तरीके की समस्याओं को सॉल्व करेंगे, और इसको अप्लाई करने के लिए निपुण भारत का भी अनाउंसमेंट किया गया है, जिसको हम कहते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंसिव। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक छोटा सा प्रोस्पेक्टिव आपके सामने। आपको ऐसा नहीं लगता है ये पॉलिसी लाने में थोड़ा टाइम लगा लिया? 1947 से लेकर 2020 इतना टाइम कैसे लग गया? नहीं, ऐसी अच्छी चीज़ों को बेहतर शिक्षा प्रणाली की पद्धति अपनाने के लिए बहुत पहले जाना चाहिए। जी
इतने वर्षों में अंतर्गत मैं कहूँगा कि इससे पहले सर 3-4 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। इनका क्रम यदि मैं बताना चाहूँ, आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में सबसे पहले राधा कृष्ण समिति विश्वविद्यालय स्तर पर आई थी। उसके बाद 1952 में मुदालियर आयोग आया था। उसके बाद यदि हम कहेंगे दुर्गाबाई मेहता समिति 1958 में आई थी। उसके बाद यदि हम कह सकते हैं 1966 में जो है पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी। 1986 में दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई थी। 1992 में उसके ऊपर जो है और असाइनमेंट आया था, और वर्ष 2005 में एक एनसीएफ लागू किया गया था, और वर्ष 2009 में राइट टू एजुकेशन जो 6 से 14 वर्ष वाले बालकों के लिए है, फिक्स कंपलसरी एजुकेशन के लिए। इस तरीके से काफ़ी सारे बदलाव होते गए, समय अनुसार जो हमको दिखते गए वो हम बदलाव करते गए। और ये भी मैं इसमें एड ऑन करना चाहूँगा कि वर्ष 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, वर्तमान परिस्थितियों को पूर्ण करती है। आने वाले भविष्य में यदि कोई आवश्यकता पड़ेगी तो इसको भी परिवर्तन किया जाएगा। पुरानी पॉलिसी और जो नया पॉलिसी आया है, जी सर। डिफरेंस बताइए, क्या डिफरेंस था? अगर इसको लाने का ज़्यादा जोर दिया जा रहा है जी, और भी पहले से 4 काम कर रहे हैं। इनका मूल जो मुझे डिफरेंस सर देखने को मिलता है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो बिहेवियरिज्म पर आधारित थी। बिहेवियरिज्म कहता है कि यदि आपको कोई बात अच्छी लगती है, बालक को कोई यदि कार्य अच्छा लगता है, वह उस कार्य को बार बार करेगा, उसके ऊपर जोर दिया जाएगा क्योंकि वह काम बालक को अच्छा लगता है, या कह सकते हैं कि रटाने पर जोर दिया जाता था। वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी में कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है, बच्चों को करके दिखाया जाएगा, इस तरीके से जो है मेंटेनेंस उसमें किया जाएगा। ये वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी और ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में। जैसे आपने बताया था कि बाल दिवस, ये मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय फेमस है ये बाल दिवस देखा जाए तो। जी सर। लेकिन ये इतना फेमस क्यों होता है? पूरी मतलब वर्ल्ड में फैला हुआ है ये बाल दिवस देखो तो। बाल दिवस हाँ 14 नवंबर को जो मनाया जाता है। हाँ, यदि हम बाल दिवस के लिए बात करें तो मुझे जहाँ तक याद है कि चाचा नेहरू के लिए मनाया जाता है। हाँ जी जी जी। और चाचा नेहरू एक पॉलिटिक्स में साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंध को व्याख्यात करने वाले राजनेता रहे हैं। तो इस छवि को लगातार बरकरार रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया नहीं जाता, लेकिन जाना जरूर जाता है। लेकिन सर जैसे आपने बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये मतलब बालकों के इतने प्रति क्यों हो जागरूक, इनके क्यों मनाया जाता है? ये कह सकते हैं कि इनका बालकों के प्रति बहुत अत्यधिक आकर्षण था। इस क्या कारण योगदान था बताइए? बालकों के लिए बच्चों के लिए ऐसा ऐसे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी हैं, हाँ, गांधी वो जी भी हैं, ऐसा तौर पर आपको ऐसा नहीं लगता कि नेहरू जी नेहरू को जी, बालकों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना उनका? उनके जो व्यवहार में हमें कुछ स्टोरियाँ जो कहानियाँ सुनने को मिली हैं, उनमें सबसे एक मूल प्रमुख स्टोरी है। एक बार जो अपने पार्लियामेंट्री हाउस से एक स्कूल विजिट करने के लिए गए, तो उस समय एक स्कूल की व्यवस्थाएं एक राजनेता के लिए इस तरीके की होना चाहिए कि राजनेता जाएंगे, अपने भाषण देंगे, हेलो हाय करेंगे और स्टेज के बाद निकल जाएंगे। लगभग ऐसा देखने को मिलता है। सिक्योरिटी पर्पज भी वहाँ पर काफ़ी सारे प्रोटोकॉल ध्यान रखे जाते हैं। लेकिन यदि हम नेहरू जी के जीवन में देखें तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। जब भी वो जाते थे बालकों के बीच में एकदम घुल मिल जाते थे। उन लोगों के लिए गुब्बारे ले जाना एक स्टोरी में काफ़ी फेमस है कि बालकों के लिए स्पेशल गुब्बारे उनके द्वारा मंगवाए गए थे, और प्राइमरी स्तर पर बालक रंग बिरंगी चीज़ों से काफ़ी हैप्पीनेस महसूस करते हैं। तो इस तरीके से बालकों के प्रति प्रेम जो है देखने को मिला हुआ है। जैसे तो एपीजे अब्दुल कलाम भी रहते थे बालकों के प्रति तो। सर समयानुसार उनको घोषित कर दिया गया, तो मुझे इतना ही लगता है। ये बताइए, आप एक अच्छे स्टूडेंट में क्या खूबियाँ चाहो जिससे आप और अच्छा बेहतर दे पाए उनको नौकरी करो, तो कैसा स्टूडेंट चाहोगे आप अपने? मुझे ऐसा लगता है कि सभी बालक अपने आप में बहुत इक्वल होते हैं। हर एक बालक के अंदर कोई ना कोई स्पेशल क्रिएटिविटी एक्टिविटी ज़रूर होती है। मैं बालकों से कोई विशेष अपेक्षाएं ना रखते हुए, मुझे जो भी बालक मिलेगा उसके ऊपर मैं अपना 100% दूंगा। उसको समझ में नहीं आएगा तो किसी अन्य विधि का प्रयोग करूंगा, किसी TLM का यूज़ करूंगा, अन्य पेडागोगी का इस्तेमाल करूंगा। इस तरीके से मैं कोई भी बालक मिलेगा तो उसको शिक्षित करने का कोशिश करूंगा। मैं ऐसी कोई विशेष अपेक्षाएं नहीं रखूंगा कि बालक मुझे इसी तरीके के मिले। मुझे कैसे भी बालक मिलेंगे, मैं एक शिक्षक होने के नाते उनको शिक्षा उपलब्ध करवाने, उनके मूल ज्ञान स्तर को उच्च बनाने के लिए अपना पूर्ण योगदान। आप अपनी एक वो बताइए स्ट्रेंथ जिससे हम आपको KVS के तौर पर शिक्षक के रूप में देख पाए। सबसे पहला जो एक यदि मैं कहूँगा तो मुझे स्ट्रेंथ बता दो अपनी कि इस तौर पर हम आपको KVS में ज्वाइन। मुझे हायर लेवल ऑफ पेशेंस है, और मैं
कह सकता हूँ कि बच्चों के प्रति बहुत अधिक आकर्षित, या कहूँगा कि आकर्षित रहता हूँ। बहुत शॉर्ट टाइम में उनमें अपना बना लेता हूँ। आपने बताया शतरंज के खिलाड़ी हैं जिनको गांधी पुरस्कार से सम्मानित जी। किया। तो गांधी पुरस्कार में क्या रहता है, क्या इसका विस्थापन क्या है? वर्ष 1992 में सबसे पहली बार जो है गांधी पुरस्कार दिया गया था। खेल के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो प्रख्यात व्यक्ति होते हैं उनको ये दिया जाता है। और इसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि वर्ष 1992 में दी गई थी। वर्तमान राशि इसकी अपडेटेड लगभग शायद 10 या 20 लाख है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि बढ़ गई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बस मुझे, और ये एक किसी मूल व्यक्ति को नहीं दिया जाता, दिया भी जा सकता है, लेकिन यदि 1 से 2, 3, 4 व्यक्ति भी होते हैं तब भी उनको दिया जाता है, एक ही समय में उस राशि को विभाजित किया जाता है। चलो, एक लेजी स्टूडेंट है जी, आप उसको कैसे पढ़ाएंगे या उसको कैसे उसका शिक्षा में ध्यान लाएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे बैठे और जो है उसको सुधारें। आप जी। बताइए आप उसको कैसे help करेंगे लेजी स्टूडेंट? एक लेजी यदि स्टूडेंट है तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा इसकी लेजीनेस का कारण क्या है। क्या इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या कोई डिसऑर्डर है, या कोई घर पर कोई पारिवारिक समस्या है जिस कारण से ये नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मूल बात को जानने का प्रयास करूंगा, उसके अनुसार मैं अपनी योजनाओं को बनाऊंगा। यदि बालक मेंटली डिसऑर्डर है तो कुछ कोशिश की जाएगी कि उसके माध्यम कुछ पढ़ाने के अलग हों, उसको कुछ क्रिएटिविटी के माध्यम से पढ़ाया जाए, प्रकृति के साथ जोड़ करके पढ़ाया जाए, गेम्स के साथ इनेट करके उसको पढ़ाया जाए। और यदि कोई फैमिली प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स के साथ बात की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उनको, उस बालक को, माता पिता इन सब चीज़ों से कुछ दूर रखें जिससे उसकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। और यदि क्लासिक स्तर पर उसको कोई समस्या है तो सभी समस्याओं का समाधान एक शिक्षक के द्वारा परिस्थिति अनुसार किया जाएगा, जैसा भी वहाँ देखने को मिलता है। उनके पेरेंट्स का क्या योगदान रहेगा बच्चों को जो आप दे सको? ज़्यादातर बच्चा पेरेंट्स के साथ रहता है, जी। थोड़ा टाइम रहता है, बनते हैं जो स्कूल में पेरेंट्स पढ़ता है, तो जो उसका दोस्त है इस समय हमको अपने घर पर है, तो एज ए माता पिता के तौर पर तो क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं एक शिक्षक के तौर पर माता पिता को ये सजेशन देना चाहूँगा कि बालक के सामने एक अच्छा व्यवहार रखें, लड़ाई झगड़ा उसके सामने बिल्कुल भी ना हो, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि शुरुआती स्तर बालक की सीखने की स्तर होती है, सीखने का समय होता है। बहुत ही शॉर्ट टर्म में वह आसानी से चीज़ों को कैप्चर कर लेता है। जिस तरीके का व्यवहार वह देखेगा उस तरीके का व्यवहार वह अपनाएगा। साथ ही साथ मैं उन सभी को कोऑपरेट करने के लिए कहूँगा। बालक की जो भी आवश्यकताएं मूलभूत शिक्षा के प्रति हैं वो सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। साथ ही साथ मैं पोषण के प्रति उनको जागरूक करना चाहूँगा कि बालक स्वस्थ रहेगा तो आसानी से पढ़ पाएगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इस तरीके से मैं एक पेरेंट्स को जो है सजेस्ट करना चाहूँगा अपने बालक का पूर्ण रूप से केयरिंग करें। पीटी टीचर का क्या महत्व है? पीटी टीचर बालक को कह सकते हैं काफ़ी शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर फिट रखने में अपना मूल योगदान देता है। पीटी टीचर का यही योगदान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार यदि यहाँ पर हमें देखो, मैं सर जी मैथ के रूप में यदि देखने को मिलता है तो रामानुजन पुरस्कार देखने को मिलता है। यदि हम खेल के क्षेत्र में देखते हैं तो अर्जुन पुरस्कार देखने को मिलता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है शिक्षक को मिलता है, और खेल के रूप में जो है अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को मिलता है। आपको बता दूं द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल वाले खिलाड़ी होते हैं उनको जो प्रशिक्षित कराता हूँ उन लोगों के लिए। जी सर, मैंने बोला कि शिक्षक को मिलता है। प्रशिक्षक और शिक्षक को मिलता है। हाँ, प्रशिक्षक, ट्रेनर, शिक्षकों को दिया जाता है। प्रशिक्षु बोलते हैं। प्रशिक्षक। ठीक है, चलो वही बताइए। चलो हमें डेमो देकर बताइए। जी सर। खड़े हो, साइड टू बैठिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ऑल आर गुड? ओके, वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? आप सभी अपना अपना बताइए, आप कितने बजे उठते हैं? रेगुलर डेली रूटीन आप सभी को मुझे बताना है। ओके, सो सबसे पहले अर्जुन आप बताओ बेटा, कितने बजे उठते हैं आप? 5 PM। वेरी गुड, आप 5 PM उठते हैं। दैट्स वेरी गुड। अर्जुन उठते हैं कितने बजे? 5 बजे अर्जुन उठ जाते हैं। वेरी गुड।
योगेंद्र जी आप बताइए, आप कितने बजे उठ जाते हैं? 7 बजे। वेरी गुड, 7 बजे उठते हैं। ओके, 7 बजे आप उठ जाते हैं जी। आप बताइए सरदार जी, आप कितने बजे उठते हैं? 6 बजे। 6 बजे आप उठ जाते हैं, बहुत ही अच्छा है, आप 6 बजे जो है उठ जाते हैं, बहुत ही अच्छा। तो आप सभी का उठने का टाइम ये हो गया। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो आप क्या करते हैं? उठने के बाद आप क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं? सबसे पहले भगवान से प्रे करते वेरी हैं। गुड। उसके बाद लॉन्च करते हैं। ओके 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 ओके, आप क्या करते हैं? उठने के बाद प्रार्थना करते हैं भगवान से। ये बहुत अच्छी बात है, उठ करके सभी को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों का माइंड इतना फ्रेश रहता है, सो के उठते हैं तो बहुत अच्छा, खुशी खुशी महसूस होती है ना, आप लोगों को अच्छा लगता है ना। इसी तरीके से सुबह भी भगवान सो के उठते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। आप सुबह सुबह जो मांगोगे वो हाल दे देंगे आपको। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है? और एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। आप क्या करते हैं? आप सुबह उठ के क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है, आप सभी को एक्सरसाइज भी करना चाहिए। देखिए, भगवान से प्रार्थना नहा धो लेंगे तब करेंगे, उससे पहले आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज भी करना चाहिए। उसका पता है कारण क्या है? यदि आप लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग बहुत हेल्दी हो जाएंगे और आपका दिमाग भी तेजी से काम करेगा। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे तो आपका सीधा दिमाग में चला जाएगा। कितनी अच्छी बात है, आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप लोगों का सबका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा। ओके, तो आप सभी ने मुझे बताया किस तरीके से आप 5 बजे उठते हैं, आप 7 बजे उठते हैं, आप उठते ही नहीं है। उठते हैं कि नहीं उठते हैं? उठते हैं। कितने बजे उठते हैं? 6 बजे। वेरी गुड, आप 6 बजे उठते हैं। तो ये 7 PM पर वेकअप करते हैं, ये 8 PM पर वेकअप करते हैं, और हमारे सरदार जी 6 PM पर वेकअप करते हैं। एएम पर उठता हूं मैं। ओके, आप सभी एएम में उठते हैं? हमने सोचा आप पीएम में उठते हैं, कोई बात नहीं, आप सभी बहुत अच्छे जानकार हैं। वेरी गुड, आप सभी एएम में उठते हैं, यानी कि आप सभी मॉर्निंग में उठते हैं। चलिए, तो आपका जो वेकअप टाइम है उसी से रिलेटेड आज हम एक पोयम पढ़ने वाले हैं, जिस पोयम का नाम क्या होगा? वेकअप। पोयम का नाम क्या होने वाला है? वेकअप। ओके, आप लोग जिस तरीके से मैं करूंगा उसी तरीके से आपको भी करना है। ओके, आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। वेरी गुड, और आप सभी अपने हैंड्स को इस तरीके से कर लीजिए। ओके, अब मैं आप लोगों को पोयम बोलने वाला हूं, आप लोग भी उसको दोहराना। ओके, लेट्स स्टार्ट। वेक अप, wake up, it's a lovely day, please get up, oh please get up and comes and play. The birds are singing in the tree and you can hear the buzzing bees. Wake up, oh wake up, it's a lovely day, please get up, oh please get up and come and play. The birds are singing in the tree and you can hear the buzzing bees. Wake up, wake up, it's a lovely day, please get up, oh please get up and come and play. Sir, that is all. ओके, बैठिए आप। जी Very good. ओवर हो गया। जी, thank you.